तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। सो आई हैड ऑलरेडी मेड वन वीडियो इन द लास्ट क्वार्टर, वहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। सो जस्ट एक ब्रीफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करता क्या है। तो हमारे कंट्री में बहुत तरह के एक्सचेंजेस हैं। एक तो आपके इक्विटी सेगमेंट के लिए एक्सचेंज होता है, एक कमोडिटी सेगमेंट के लिए एक्सचेंज होता है। दोनों का पर्पस बिल्कुल ही अलग होता है। जो आपके इक्विटी वाले एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे आपकी कंपनीज लिस्ट होती है, मनी रेज होते हैं, QIPs होते हैं, शेयर्स के ट्रेडिंग वगैरह होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर्पज के लिए होता है। अब किसी भी कंट्री में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस, बेसिकली जो एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, उसका पर्पज क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी प्राइसेस है, हम जितने भी बहुत सारे सेक्टर्स देखते हैं आपके, खास करके स्टील सेक्टर्स देख लीजिए, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपकी एक लार्ज चंक ऑफ जो इंडियन मार्केट है वो आपकी गोल्ड और बुलियंस वाली सेगमेंट रहती है। तो जब इस तरह के सेगमेंट्स में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज से जब 3 महीने बाद मैं अपना प्रोडक्ट को बेचूं, तो मेरी जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है, जियो पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस हो सकती है, पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस हो सकती है, इन्फ्लेशन वगैरह चेंज हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो इस कारण जो मेरी सेल है और जो मेरी प्रॉफिट्स वगैरह है वो इम्पैक्ट नहीं हो। तो इसी के लिए लोग जाते हैं वहां पे और उस पर हेजिंग करने की कोशिश करते हैं। अब हेजिंग दो तरह से आपकी हो सकती है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की तरह से होती है। फ्यूचर्स जो होता है वहां पे आपके पास यू हैव, तुमको परचेज करना ही करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ दैट एक्सपायरी पीरियड। और जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे आपके पास सिंस नेम से ही क्लियर है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। तो ये सारी जो चीजें, इसके लिए आपको बेसिकली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की यूज करनी पड़ती है। अब अगर आप और थोड़ा सा एक्सचेंज का इतिहास देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो जनरली जो होते हैं ना, किसी भी इस तरह की जो एक्सचेंजेस वगैरह होती है, इसको किसी कंट्री में मैच्योर होने के लिए बहुत समय लगता है। तो अगर आपने वो वाली किताब पढ़ी है, सेपियंस बाय युवल नोवा हरारी करके, तो उस बुक में ये जो पूरी एक्सचेंज वगैरह की जो हिस्ट्री है, मतलब फ्रॉम द ह्यूमन इवोल्यूशन परस्पेक्टिव, वहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा एक चैप्टर ही है वहाँ पे। तो आप वहाँ से भी, अगर किसी ने इंटरेस्ट रीडिंग किया है, तो वहाँ से आपको काफी अच्छा आइडिया आ सकता है। बस उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके आता हूँ उस हिस्ट्री को। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में जो मेजर इकोनॉमीज है, आपकी चाइनीज इकोनॉमी हो गई, आपकी लंदन लंदन कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह हो गया, मेटल एक्सचेंज आई थिंक, वैसे यहाँ पर शिकागो शिकागो वाली जो एक्सचेंज है। तो ये सभी जो एक्सचेंजेस है, इन सभी का जो हिस्ट्री है आपकी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का पुराना हिस्ट्री है। तो जब आप इन एक्सचेंजेस को देखोगे ना, जो वर्ल्ड में लीडिंग एक्सचेंज है आज के डेट में, तो उनका जो एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम्स देखोगे, वो जब आप MCX से कंपेयर करोगे तो यू विल सी ए 20x 30x से भी ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडिया में है, वो आपका बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। इट वाज ऑन अ नेसेंट स्टेज इवन टुडे, एंड इट वाज ऑन अ नेसेंट स्टेज 10 years बैक। व्हाई? क्योंकि मैंने आपको यही बोला कि जो इनकी ग्रो होने में इनको टाइम लगता है, लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। तो आप ऐसे इसको कंपेयर कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, आज अभी अमेरिकन मार्केट लगभग 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स की है। फिर आपकी चाइनीज मार्केट है, वो भी आपके लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर की है। तो कहने का मतलब है, जब जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बड़ी होगी, तो वैसे ही मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगी, पीपल विल कम फॉर ग्रेटर हेजिंग पॉलिसीज। तो जब आप इंडिया की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को देखोगे ना, या फिर जो कमोडिटी मार्केट है, पहले आई थिंक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, फिर MC और भी कुछ कुछ एक्सचेंजेस है, बट जो एक लार्ज इनकम जो मार्केट शेयर है, वो आपका MCX के पास ही है इंडिया में। अब ये हो गई इसकी बात। अब अगर आप देखेंगे जो जो मेजर इकोनॉमीज है, वहां पे जो एक्सचेंज मार्केट होती है वो किस तरह की है। आप देखिए ना, जैसे कोई कंट्री की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी ग्रो करता है, तो व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। जैसे लोग कहते हैं कि जो स्टील सेक्टर हो गया है, फिर जो सीमेंट सेक्टर है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो जैसे चाइना है, तो चाइना में इतना ग्रोथ क्यों आया, बिकॉज वो उन्होंने स्टील जितना उसने कंज्यूम किया। तो जब इकोनॉमी ग्रो होगी, तो वहाँ पे बेसिकली जो आपके मेटल्स वगैरह हो गए, सीमेंट्स वगैरह हो गए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, अगर उसकी ग्रोथ आती है, तो आपकी बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी ग्रो करती है। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ग्रो करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो की कंपोनेंट होता है वो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, कोयला हो गया, स्टील हो गया, जितनी भी चीजें हैं, आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कार्डमम्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सारी चीजें ग्रो करती है, तो उस तरह से वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे इंडिया में आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ग्रो करेगी, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बढ़ेगा, बिकॉज मोर एंड मोर एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया में, करोड़ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो वो लोग जैसे जैसे आएंगे, वो उनका बिजनेस ग्रो होगा, दे विल कम टू द एक्सचेंज फॉर देयर हेजिंग पॉलिसी। सो ये है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे अभी आपने देखा, आज से कुछ 2 या 3 साल पहले इंडिया में 3 फार्म लॉज आने की बात थी। तो जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आएगा, जैसे आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में, वो मोर और लेस उसी रेंज में चल रहा है हमारा, आई थिंक 20%, कुछ 30% के बीच में चलता है। तो उसी के बीच में चल रहा है।
तो कहने का मतलब ये है, जब उस सेगमेंट में भी अगर प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जो बड़े बड़े मॉन्डलीज या फिर जो लेस इस तरह की कंपनीज आएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो आगे फ्यूचर में होना ही होना है। तो उस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। तो वहाँ पे जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, आप अगर देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है, आप यूएस का एग्जाम्पल लीजिए। यूएस में आज आपने देखा है कि सोयाबीन, यूएस से सोयाबीन काफी एक्सपोर्ट होता है आपके नॉर्दर्न अमेरिकन मार्केट, और सदर्न अमेरिकन मार्केट से आपके सोयाबीन की एक्सपोर्ट जाता है। तो जब वैसे बड़े बड़े हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के फार्मलैंड्स होंगे, तो उन लोगों के लिए ये प्राइस फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। अब इंडिया में जो आज एग्रीकल्चर मार्केट है वो काफी लाइव स्टॉक और जो आपकी सब्सिस्टेंस वाली फार्मिंग होती है, मतलब आप मतलब स्मॉल स्केल फार्मिंग है, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम का हमारा एवरेज लैंड एरिया है ना। तो उस कारण तो जैसे जैसे ये सब भी ग्रो करेगा, तो आपका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ग्रो करेगा। सो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोले हैं, ये बेसिकली इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट है, एक इकोनॉमी की ग्रो होने की रिप्रेजेंटेशन है आपकी एमसीएक्स। अब हम लोग इंडियन मार्केट पे आते हैं, जो इंडिया की जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन से सेगमेंट ज़्यादा ट्रेड होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं उसका स्प्लिट करूँ, तो अगर आप देखेंगे ना एमसीएक्स हमारा, अभी देखिए इंडिया आज के डेट में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग डिस्पाइट ऑल द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इन द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया कैंपेन, डिस्पाइट आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का ग्रोथ उतना ज़्यादा हुआ नहीं है, इवन इन लास्ट 10 ईयर्स और लास्ट 20 ईयर्स भी अगर हम ले लेंगे तो। बट द कोर पॉइंट इज इंडिया इज अ कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। तो जब उसी कारण उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, आप देखिए इंडिया में जो ज्वेलरी मार्केट है, जो गोल्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और मैं कई बार मैंने इसको शेयर भी किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो गोल्ड प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस होते हैं फॉर द वेरियस रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो आल्सो। सो जब गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएशंस होंगी, तो जो आपकी कंपनी जैसे इनको गोल्ड, कल्याण, संगम, जितनी भी कंपनीज है, दे विल कम टू द दिस कमोडिटी एक्सचेंजेस एंड दे विल हेज देयर गोल्ड इन्वेंट्री। तो उसके कारण क्या होता है, एक जो मेजर ड्राइवर होता है इनका, जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, वो आपकी बुलियन सेगमेंट से आता है। अब इसमें आपका गोल्ड भी आ सकता है और सिल्वर भी आ सकता है, ये एक मेजर ड्राइवर है। सेकंड मेजर ड्राइवर होता है आपका जो इंडियन मार्केट है, उसमें आपकी एनर्जीज होती है। अब जब आपको इसको आप कंपेयर करोगे ना बाकी जो मेजर इकोनॉमी है, वहां पे आपकी जो एनर्जी हो गया और जो मेटल्स वगैरह है वो डोमिनेट करता है इंस्टेड ऑफ बुलियन। सो एज एंड व्हेन जो कंट्री भी धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो आपको दिखेगा कि ये जो गोल्ड से स्विच है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा। तो आपकी जो आपकी एनर्जी सेगमेंट होगी, क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल, आपकी स्टील, बाकी चीजें होंगी, ये सब की तरफ इसका शिफ्ट होना है। तो ये सारी चीज होगी। अब सो दिस वाज व्हाट दिस कंपनीज डज। अब हम लोग आते हैं इनका रेवेन्यू कैसे आता है। अभी देखिए जितने भी आप एक्सचेंज को देखते हो ना, एनएसटीएल, सीडीएसएल, बीएसई और ब्रोकिंग कंपनीज, सभी का जो मॉडल है मोर और लेस एट द कोर सेम ही है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो आपके एवरेज डेली टर्नओवर। टर्नओवर बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे आपको अगर समझना है तो आप इसको इटर्नल से कनेक्ट कीजिए। तो बेसिकली एवरेज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो होता है वहाँ पे, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर, मतलब एक दिन में मेरे एक्सचेंज पे कितना बाई एंड सेलिंग हुई है ना, उसको कहते हैं एवरेज डेली टर्नओवर। अब ये बाई सेलिंग होती है। अब बाई सेलिंग के बीच में दो पार्टी हो गई, एक आपका सेलर होगा, एक बायर होगा, है ना। एक लॉन्ग करता है और एक शॉर्ट करता है, जो आपके जो ट्रेडर्स वगैरह उनको अच्छे से समझ में आएगा। और तो उसमें आप देखिए जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो एक कंपोनेंट होगा आपका प्रीमियम कितना पे किया गया। अब प्रीमियम जो पे होता है वो आपका बायर और सेलर के बीच में होता है। अब तीसरा कंपोनेंट है जिससे एमसीएक्स एक्चुअली पैसा अर्न करता है, वो है ट्रांजेक्शन फीस। नाउ यू कैन क्लियरली कनेक्ट विद द ऑल द एक्सचेंजेस जिनका रेवेन्यू सेगमेंट में आपकी ट्रांजेक्शन फीस ही होती है मेजरली। बाकी कुछ और भी इनके फीस वगैरह होते हैं, अदर इनकम, एफडीज वगैरह, वो सारी चीजें होती है। सो वो सारे तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है। सो बेसिकली अगर आप एमसीएक्स को देखोगे तो ये पैसा अर्न कैसे करता है, ये आपका पैसा अर्न करता है आपके ट्रांजेक्शन इनकम से। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर एमसीएक्स का बिजनेस आपको समझना है तो कुछ अभी देखिए, एक टेक ड्रिवन कंपनी है, आप अगर सीडीएसएल को भी फॉलो करते हो तो आपको वहां पे भी दिखेगा कि सिंस इनके प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक ग्रोथ आपका ड्राइवर आ रहा है, तो उसके कारण आपको अपने जो टेक इंफ्रा है उस पर आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसको समझना है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले, आज से 1 साल पहले एमसीएस के केस में टीसीएस एक कंपनी के साथ इनका टेक इंफ्रा वाला इशू था, बट वो अपग्रेड नहीं हुआ था। उसके कारण इनकी जो वॉल्यूम्स है वो वेरी सीवियरली अफेक्टेड हो गए थे। तो इस कंपनी की पूरी ग्रोथ चली गई थी। और जब से वो अपग्रेड हुआ है तो इस कंपनी में वापस वॉल्यूम्स का कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जो आपके टेक पे आपका स्पेंडिंग है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए जैसे आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स पे खर्च करते हैं। इंफ्रा वाली कंपनी होगी, आपका केपेक्स करेगा, नए नए प्लांट लगाएंगे, पॉलीकैप अपना नया प्लांट लगाता है। तो इन द सेम मैनर जो आप अगर आप एमसीएस को देखते हो तो इसका जो स्पेंडिंग होगी, एक आपकी एम्प्लॉइज पे होगी, दूसरा आपका जो टेक वगैरह है उस पर स्पेंडिंग होगी, और उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन आएगा। तो आपका जो कॉस्ट कंपोनेंट है वो आपका डेप्रिसिएशन, टेक
और जो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, ये मेजर कंपोनेंट आपके टैक्स वाली चीजें आएंगी, और बाकी टैक्स वाला आएगा, और जो कॉस्ट मैंने बोल दिया। अब जब आप इन सारी चीजों को हटा दोगे, तो वंस दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, तो इसके बाद अगर आपने वॉल्यूम ड्राइव किया, तो उसका जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा वो आपको पूरा पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज देगा, जो कि आपकी जितनी भी प्लेटफॉर्म तरह की कंपनीज को हम लोग देखते हैं, उस सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज लाइक क्रेज एक्ट, तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं। सो कमिंग बैक हियर, तो इसीलिए जब आप एमसीएक्स को देखोगे ना, तो इसका आपको एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज आपने टेक पे खर्चा कर लिया है, बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह तो जितने कंपोनेंट होंगे वही आएगा, जो वॉल्यूम ड्राइव होगा वो आपके पूरे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर देगा। सो इसीलिए ये सारे जो बिजनेस है वो आपके काफी लुक्रेटिव और ऑपरेटिंग लेवरेज बेस्ड हो जाते हैं। सो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा अभी देखिए, इसमें जो इस तरह के बिजनेस होते हैं एमसीएस टाइप के, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए, आपने ये देखा जैसे बीएसई वगैरह के केस में, जो आपके या फिर जो सरकार का कर्ब है सेबी का, आपके ये जो एफएनओ वगैरह होते हैं, तो आप ये देखिए कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है एमसीएक्स वर्सेस बाकी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को। सो वन साइड यू आर सेइंग जो इक्विटी सेगमेंट है वहाँ पे लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आप देख रहे हो कि सेबी का कब बहुत ज्यादा वहाँ पे रेगुलेशन है। वाई? अब इसी से आप कनेक्ट कीजिए, तो जो आपकी इक्विटी मार्केट है वो ऑलरेडी इंडिया में मैच्योर हो चुकी है, तो उस पर सरकार उसको और बेटर करने के लिए वहाँ पे रेगुलेशन लाती है। तो वो जो रेगुलेशन आता है वहाँ पे एक तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मोर रैशनलाइज थोड़ा कम करने के लिए होता है। वहीं ऑन द सेकंड स्टेज जब आप देखोगे ना एमसीएक्स को, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं वो मोर ऑफ अ प्रोमोटिंग काइंड ऑफ अ थिंग होता है। तो जब आप एमसीएक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे, तो यहाँ पे अभी जो इनके एक्सपायरीज होते हैं यहाँ पे बढ़ाने की बात होती है, रादर जब आप बीएससी वगैरह को देखते हो तो वहाँ पे आपके एक्सपायरीज घटाने की बात होती है। तो एक तरफ आपको दिख रहा है कि बाकी प्लेटफॉर्म कंपनीज में आपके वॉल्यूम्स को थोड़ा कम करने की बात है, ऑफकोर्स फॉर द जो आपके यूजर्स हैं जो यूज करते हैं उनके बेनिफिट के लिए ही है। बट यही जो एमसिक्स है, सिंस ये अभी नेसेंट स्टेज पे है और इसको बिल्ड करना है, तो अभी तो बिल्ड हुआ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको कर्ब क्यों करेगा? तो यहाँ पे एक तरह से आप ये देखिए कि रेगुलेटरी पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे, और वो आता हुआ आपको दिखता भी है। जैसे आप देखते हो अभी इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स आया है, वो बेसिकली क्या है, अभी आप रिन्यूएबल्स दिख रहे हो, रिन्यूएबल सब आता है, और जो बल्क कंज्यूमर लोड्स है, फॉर एग्जांपल ये वो डेटा सेंटर्स वगैरह हो गए, है ना, और जो एआई वगैरह थीम बाकी चल रही है, और जो आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स हो गए, संभवशील अपना नया प्लांट लगा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े बल्क लोड्स आएंगे, तो जो मान लीजिए एक डेटा सेंटर है वही कम से कम 10 या 20 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। तो जब आप ऐसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे, तो उसको आप हेज करने के लिए आपकी बहुत प्रायोरिटी हो जाती है। अदरवाइज अगर आप हेज नहीं करोगे ना, तो आपकी पूरी ऑपरेशनल मेट्रिक्स वहाँ पे खराब हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। तो इसीलिए जैसे जो ये बल्क कंज्यूमर्स है, दे विल कम टू द एमसीएक्स, एंड इसी चीजों का रिजल्ट है जो आपके एनएसए ने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च किया है। सिमिलरली एमसीएक्स ने भी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर लॉन्च किया है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर इज लॉन्च्ड। तो मैंने जैसे आपको बोला रेगुलेटरी वाली चीजों में, सो रेगुलेटरी में आपको दिखेगा कि पॉजिटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पॉजिटिव रिफॉर्म। तो इस तरह से ये पूरा सेगमेंट आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी आप देखिए, जितने भी हमारे ये बहुत सारे ये सब है ना जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उसमें आपने अगर एक सुना होगा तो मल्टी एसेट फंड वगैरह होता है। तो वहाँ पे बेसिकली बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करवाते हैं वो लोग, कमोडिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कराते हैं, फिर आपके गवर्नमेंट ट्रेजरीज में हो गया, फिर आपके निफ्टीज वगैरह में इन्वेस्ट कराते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप, सब मिला के एक बास्केट बना के देता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। अब जब उसमें आप देखिए कम्युनिटी वाला जो पार्ट है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे और इन्वेस्टर का पेनिट्रेशन बढ़ेगा और लोग मैच्योर होंगे, तो दे विल आस्क फॉर अ बेटर वेल डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड सेगमेंट है, एक बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए उनको। तो उसी के लिए तो एमसीएक्स क्या कर रहा है, ऐसे ब्रोकर्स के साथ टाई अप कर रहा है ताकि जाके इनकी जो कम्युनिटी वाली चीजें हैं वो जाके आपके उन म्यूचुअल फंड के बास्केट के अंदर आ पाए। एक आपको ये दिखेगा बेसिकली इन अ वे म्यूचुअल फंड्स या फिर जो ऐसे बास्केट्स है फंड्स वगैरह है, इनके वाया आप कम्युनिटी को कैसे प्रमोट करते हो, तो वहां से भी एक ड्राइवर आएगा। इसके अलावा अभी आप जो आपकी नुआमा या फिर आनंद राठी वगैरह हो गए, इनके जो आपके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनमें भी आप देखिए जो बड़े बड़े के इन्वेस्टर्स एच एन अल्ट्रा एच वगैरह हो गए, वो लोग आते हैं और उनका फोकस होता है कि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। जैसे जेंसल अल्फा वाली बात करते हैं आपका, आनंद राठी वाले, तो बेसिकली वो मार्केट को बीट करना चाहते हैं और कुछ अल्फा जनरेट करना चाहते हैं। तो वहां पे इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको एक ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो मिल सके। सो ये सारी चीजें। तो अब क्या करते हैं, आपको एक अच्छे से क्या बिजनेस है इसका आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग पीपीटी पे चलते हैं और एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए जो मैंने आपको एवरेज डेली टर्नओवर की बात की थी, बेसिकली वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप यहाँ पे फ्यूचर्स को देख लीजिए और ऑप्शंस को देख लीजिए। यू विल क्लियरली सी कि जो ऑप्शंस है वो बहुत ही ह्यूज मार्जिन से आपके फ्यूचर्स को मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए ऑप्शंस में मैंने आपको बोला, ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है बाई कीजिए या सेल कीजिए। सो जब आपको कोई चीज ऑप्शन देगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब फ्यूचर में मैंने आपको ये बोला कि फ्यूचर में यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दैट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए क्या होते हैं, जो फ्यूचर्स में आपको प्रीमियम्स वगैरह देने पड़ेंगे ना, जो फिर जो आपकी मार्जिन रखनी पड़ती है, वो ज़्यादा होते हैं इन फ्यूचर्स एज कम्पेयर टू ऑप्शंस। तो बेसिकली क्या है, ऑप्शंस इज अ मोर फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट फॉर द यूजर। तो इसीलिए वहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है, हेजर्स वगैरह हो गए, स्पेकुलेटर्स हो गए, मार्केट मेकर्स हो गए, आर्बिट्राज करने वाले हो गए, ये सारे ज़्यादा आते हैं उस तरफ। तो इसीलिए आप दिख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो ऑप्शंस की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्दो आपके फ्यूचर्स भी बढ़ रहे हैं, बट जो वॉल्यूम्स है वो क्लियरली उसको मच हायर वे में आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ये चीज़ है। तो साथ ही में आप देखिए तो उसका सेम रिप्रेजेंटेशन है जो ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको क्या बोला, ये बेसिकली आपके जो ट्रांजेक्शन फीस होती है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब अब बाकी तो पैट और जो पीबीटी है और आपके पैट मार्जिन है, इसमें आपको एक चीज दिखना है, इस क्वार्टर में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। दैट आई विल एक्सप्लेन इन द बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है वहां पे देखेंगे। अब ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है और एक सॉवरेन प्रोटेक्शन फंड होता है, बेसिकली ये वो ऐसे मान लीजिए इंश्योरेंस की तरह से होता है। जैसे आपके क्रेडिट वाली जो इंश्योरेंस होती है ना आपके बैंक्स वगैरह में, तो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो सिंस आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो आपके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड वगैरह भी बढ़ेगा इन द सेम मैनर। सो ये आपके हाफ ईयरली परफॉर्मेंस है। आप ऑफकोर्स आप देखिए, यू हैव टू सी दिस। आप देखिए Q2 वर्सेस और जो हाफ ईयरली परफॉर्मेंस है, आपको ये दिखेगा कि सिंस जो एक मेजर ड्राइवर था ना इनका, जो Q4 और लास्ट फाइनेंशियल ईयर था और जो Q1 था, वहां पे आपको ह्यूज जंप दिखा था। तो एक लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ थी इनकी, सिंस वहां पे जियोपॉलिटिकल इशू ज्यादा थे Q1 के अंदर, वोलाटिलिटी ज्यादा थी, तो वहां पे एक मेजर ग्रोथ आ गया था। इसलिए जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो इस कंपनी को, तो आपको वहां पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा। और कुछ कॉस्ट वगैरह की चीजें भी रही हैं, दैट वी विल ऑफ कोर्स सी। सो ये सारी चीजें ओके। सो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप यहाँ पे देखिए द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो यू कैन क्लियरली सी कि जो ऑप्शंस का वॉल्यूम है यहाँ पे, अभी देखिए ऑलमोस्ट जो FY25 का वॉल्यूम से एक लार्ज लगभग 60-70% ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो अगेन यू कैन सी कि जो अभी FY26 भी रहेगा, यहाँ पे भी काफी अच्छा आपको ग्रोथ दिखने के चांसेस है। अब ये जो मार्केट शेयर के बारे में, तो इसमें तो हम लोग देखिए आप MCX का ही एक लार्ज ह्यूज चंक ऑफ मार्केट शेयर यही कैप्चर किया है। तो बेसिकली 98-99% के आसपास डोमिनेट करता है उसको। बाकी थोड़े से एनसीडेक्स वगैरह के आसपास है। अब अभी देखिए इन सभी सेगमेंट में आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि एमसीएक्स ही मार्केट शेयर है। सो ये चीजें, बाकी जो जिस तरह के आपके मार्केट शेयर है, अभी वन पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन। आप ये देखिए एनर्जी, ऑल्दो इसका जो परसेंटेज है ना, आप देखिए 17% को कंट्रीब्यूट करता है। अब एनर्जीज वगैरह के केस में क्या होता है, आपको प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं। तो ये रुक चाहिए, आपको बताता हूँ। तो इन दिस सेगमेंट यू कैन क्लियरली सी जो स्प्लिट दिखाया है इन्होंने। अभी देखिए ये जो 4170 है, ये आपका बेसिकली प्रीमियम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये वाला वैल्यू है, ये आपकी एवरेज डेली टर्नओवर को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द सेम एज आपका ये वाला वैल्यू। यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेटेड ग्राफ दिया है और ये इंडिविजुअल ग्राफ दिखाए हैं आपको। और ये 41157 ये आपके यहाँ पे फ्यूचर्स का हो गया और ये ऑप्शंस का हो गया। अब ये जो प्रीमियम की बात है, प्रीमियम पे हम लोग आते हैं, बट उसके पहले यू कैन सी द फ्यू ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। बैंक्स वगैरह भी आपके कमोडिटी डेरिवेटिव में आ रहे हैं। और बाकी चीज है जो मैंने आपको ब्रोकर्स वगैरह में बोला था कि इनको भी लेके आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने शायद ग्रो को ऑनबोर्ड किया है और ये सारी चीजें हो गई। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मल्टी एसेट फंड्स स्कीम्स वगैरह में ये लोग लेके आ रहे हैं। तो बाकी कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह को भी लाने की बात चल रही है। तो काफी सारी चीजों में वो लोग आ ही रखे हैं और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को ये लोग लेके आए ही हैं। नाउ यहाँ पे वन पॉइंट यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी। अभी देखिए बुलियन में यू कैन क्लियरली सी कि जो आपकी नोशनल है, नोशनल क्या है, बेसिकली आपके वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करता है और उस नोशनल पे आपको प्रीमियम कितना मिला है। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे ना, तो बुलियन के सेगमेंट में आपको कम दिखेगा। वही जब एनर्जी के सेगमेंट में निकालोगे आप, बेसिकली आप, मैं ये बोल रहा हूँ, आप 3143 को डिवाइड कीजिए 167,977 से और ये सभी सभी में कंपेयर कीजिए, तो यू विल फाइंड कि जो एनर्जी है और बेस मेटल्स है, इनमें प्रीमियम ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? सो अगर मैं आपको एग्जैक्ट कुछ वैल्यूज बताऊं, तो जस्ट लेट मी सी। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ना, आप देखिए एक बेसिकली मार्केट है, जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो आप ये समझ सकते हो कि वहां पे जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो अच्छी होगी। जो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी तो मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। जहां पे वॉल्यूम्स कम है, तो वहां पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है काफी ज्यादा होंगे। जस्ट लाइक आपकी इक्विटी मार्केट में जो छोटे कंपनीज होती है, वहां पे प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। वही रिलायंस वगैरह में प्राइस की फ्लक्चुएशन कम होती है। इन द सेम मैनर
प्रीमियम आपको सिंस बेस मेटल्स और जो आपके एनर्जी है उसका वॉल्यूम्स और उसकी लिक्विडिटी अभी इंडियन मार्केट में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आपको प्रीमियम्स कम मिलेगा एज कम्पेयर टू आपके बुलियंस वगैरह। तो उस तरह से आपको देखना है। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा सो ये आप इसका रेशियो निकाल के खुद से देख सकते हैं। और वैसे तो ग्रोथ तो कंटिन्यूसली दिख ही रहा है आपको हर सेगमेंट के अंदर। सो ये सारी चीज़ें। और बाकी तो एग्रीकल्चर वगैरह में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा उतना अच्छे से, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वगैरह है ना, अभी अगेन वो इंडिया में जो मार्केट है उतनी हैचिंग वगैरह होती नहीं है वहाँ पे, सिंस फ्रेगमेंटेड मार्केट है पूरा, और पूरा अनऑर्गेनाइज स्पेस में मार्केट चलता है, तो धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेगा। सो ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस का कैसे ट्रेंड रहा है। देखिए ऑप्शंस इज क्लियरली, देखिए यहाँ पे लगभग FY 22-23 के आसपास ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चल रहा था, बट इन अ क्विक मैनर आपके लास्ट 2 या 3 सालों में वो देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जबकि फ्यूचर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है ऑफकोर्स वो भी, बट जो ऑप्शन है वो क्लियरली उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीजें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल कितना इन्होंने क्यूमुलेटिव डिलीवरी किया। अब डिलीवरी सेगमेंट में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके बेस मेटल्स वगैरह होते हैं ना, तो आप देखिए बेस मेटल्स वगैरह को कौन लोग हेज करेगा, वो जनरली जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपकी APL अपोलो हो गया या फिर जो JSW स्टील वगैरह हो गए, ये सारी कंपनीज उसको हेज करते हैं। तो जब वो लोग हेज करेंगे ना, तो वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरीज वगैरह की चीज़ रहती है। तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपने जो भी डिलीवरीज एरिया है तो उनको वो कर रहे हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कुछ कोलकाता में खोल के रखा है जहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी होगी, फॉर एग्जाम्पल स्टील्स वगैरह की, कुछ मुंबई वगैरह में होगी जो मेजर मार्केट है इंडिया की, तो उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा इनको जो बेस मेटल्स वगैरह है वहाँ पे ग्रोथ आने के चांसेस है, और इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा है। तो वो सारी चीज़ें। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये सारी चीज़ें, दिस इज व्हाट, और ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो बेस मेटल है उसको डिलीवरी बेस्ड बना दिया है, जो मैं आपको अभी पॉइंट बोल रहा था। जो इनके वेयर हाउसेज वगैरह रहते हैं थाने, रायपुर, चेन्नई, कोलकाता, पलवल, पलवल आपका दिल्ली के पास हो गया, हरियाणा में। तो ये वाली चीज़ हो गई। सो दिस इज द इवोल्यूशन, दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो ये तो ठीक है, हम लोग आते हैं फाइनेंशियल्स पर। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ग्रोथ दिखेगा 0%, बट जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है आप देखिए 31% है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीरो ग्रोथ देख के हमें घबराना नहीं है, बिकॉज एक लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ थी आपकी क्वार्टर 1 में आई थी। बट अगेन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपके वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिख रहा है, तो उसी कारण ऑफकोर्स ग्रोथ ड्राइवर तो इस कंपनी का अच्छा ही है। एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि जो यहाँ पे एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा था, और साथ ही साथ जो आपके डिप्रिसिएशन वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों का एक्सपेंस ज़्यादा है। उसी के कारण, और ये जो रेगुलेटरी फीस है ना, ये आपके वही सब होते हैं, सोवरेन गारंटी फंड हो गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हो गया, वो सारी चीजें होती है। तो उसी के कारण इनके जो एबिटा है, एबिटा में आपको उतना तगड़ा ग्रोथ नहीं दिखेगा, मतलब ग्रोथ आया है ऑफकोर्स, बट आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ नहीं दिखेगा। और सिमिलरली पैट पे भी उसी कारण आपको उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिखता है। तो बट ये ठीक है, आप इसको H1 मतलब अगर आप हाफ ईयरली देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑफकोर्स ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। और सिंस जनरली H2 आपका हैवी होता है, गोल्ड वगैरह के परचेजेस ज्यादा होते हैं, तो वहाँ से भी ड्राइवर आएगा। तो ऑफकोर्स उस तरह से कंपनी का प्रोस्पेक्ट तो काफी अच्छा ही है वहाँ से भी। और दिस इज द स्टैंड अलोन थिंग। अभी तो जो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जो आपको अगर मैं दिखाऊं, अगर हम कंसोलिडेटेड देखें, तो यू कैन क्लियरली सी जो इनकी एबिटा मार्जिन है वो आपकी 63, फिर वो बढ़ के अभी 67% हुआ है। तो दिस इज क्लियरली सी कि कैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इस कंपनी के, आपके मार्जिन और बढ़ने के चांसेस है। और कंपनी भी गाइड इस तरह से, एक्चुअली कुछ गाइडेंस का नंबर देता नहीं है ये लोग, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का वही है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, सिंस ये लोग नए नए ब्रोकर्स हो गया और आपकी अवेयरनेस वगैरह बढ़ाते हैं। जितने भी नए नए कंपनीज वगैरह हैं, SMEs वगैरह है, उनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि वो लोग आए अपने इसको पूरा हेज करे। तो ये सारी बात है। अब इसके अलावा जो एक कंसर्न आया था पिछले, जो इनकी जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली इनकी सब्सिडी है, वहाँ पे कुछ ग्लिच आया था कुछ मंथ्स पहले। और अभी जो इनके MCX में कुछ वो होती है, लिमिट्स वगैरह होती है, वो क्रॉस हो गई थी। तो उसके कारण अगेन कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है। उसको अपने डिजास्टर रिकवरी वाले सर्वर पे भी इन्होंने ट्रांसफर किया था, बट उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो वो चीज़ अभी सेबी की तरफ चल रही है और उसमें कुछ अपडेट दिया नहीं है इन्होंने। तो वो वाली चीज़ है। इसके अलावा अभी जो एक चीज़ चल रहा है, को लोकेशन वाली फैसिलिटी, जो आपके MCX के जो ऑफिस होगी उसके आसपास आप फास्टर कंप्यूटर्स लगाइए, तो फास्टर ट्रेडिंग हो पाएगी, जो कि आपके आई थिंक इक्विटी सेगमेंट में अलाउड है, बट यहाँ पे अभी वो अलाउड नहीं है। और ये पिछले 10 साल पहले भी अलाउड नहीं था। तो उसके बारे में जो सेबी का रेगुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग बात होगी, तो उस पर ज़्यादा कुछ अपडेट दिया नहीं है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ हो गई। और बाकी इन्होंने कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च करते रहते हैं, जैसे एक आई थिंक MC डेक्स करके इन्होंने MCX बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है। उस पर क्या करते हैं, बेसिकली आपकी गोल्ड और सिल्वर, जो सिल्वर होगी, दोनों को आप ट्रेड कर सकते हो। तो उस तरह से है। ओके, बाकी तो मैंने आपको बोल दिया। अभी जो अगर आप Q2 देखोगे तो इन्होंने जो जो H2 है उसके लिए कैसा कैसा देख रहे हैं लोग, सिंस फेस्टिव सेल्स है और वोलाटिलिटी ज़्यादा है।
वोलेटाइल मार्केट है, तो उसके लिए आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा आपको, फिर आपकी रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है, और एसएमई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लेके आए हैं, वहाँ पे भी इनको अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, ऑल तो अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बट अगेन वो वाली चीज़ भी है। और प्रीमियम्स के बारे में मैंने आपको बोल दिया। अगेन जो प्रीमियम होता है ना, वो उसका फंक्शन होता है। आप देखिए, एक तो मैंने आपको प्रीमियम बोला कि मार्केट के लिक्विडिटी पे डिपेंड करेगा, कितना, जैसे बुलियन वगैरह है वहाँ पे आपको प्रीमियम कम मिलेगा सिंस मार्केट ऑलरेडी मैच्योर है। वहीं जब आप बेस मेटल्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि लिक्विडिटी कम है। एट द सेम टाइम आप सोचिए, आप एक बड़े समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। वाई? बिकॉज आप एक ग्रेटर रिस्क लेके चल रहे हो। लेकिन सपोज कीजिए, मतलब आज से मैं आपसे ये बोलूँ कि आज से 6 महीने बाद फॉर एग्जाम्पल इस पेन की प्राइस कितनी रहेगी, या फिर सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड की प्राइस कितनी रहेगी, यू कैन नॉट गिव मी अ बेटर आंसर। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कल टुमारो गोल्ड की प्राइस कितनी रहेगी, यू कैन से इट मोर सर्टेनली। तो इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म होंगे वहाँ पे प्रीमियम्स कम मिलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होता है वहाँ पे प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग अ लार्जर टाइम का रिस्क लेते हो। एक तो आप टाइम का रिस्क लेते हो, एक आप जो बेटर लिक्विडिटी है, मतलब प्राइस डिस्कवरी वाला रिस्क लेते हो। तो वो दोनों रिस्क के कारण जो प्रीमियम होते हैं वो डिसाइड होते हैं इस कंपनीज के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, बाकी तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर ही लिए हैं आपसे। सो अभी देखिए, और ये कुछ स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं अभी, जैसे देखेंगे आप प्राइसेस तो लगभग 10,000 क्रॉस कर चुका है एमसीएक्स का, है ना, और इसको मैं लगभग 5 या 6,000 से ट्रैक करते आ रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ हो गई। अभी देखिए, तो ओवरऑल अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो एमसीएक्स वैसे तो कोई गाइडेंस नहीं देता है, तो इनका जो एक रफ गाइडेंस है आप देखेंगे तो इनका वही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा ही, अगर वॉल्यूम्स आएगा तो वो एक चीज़ है। दूसरा, इन लोगों का एक दबे शब्दों में ऐसा ही गाइडेंस रहता है कि हम अपने ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड, सिंस आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कंपेयर कर दिया इसको बाकी जो आपके वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, उससे कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो नेसेंट स्टेज पे है। और जो मैच्योर मार्केट है, चाइनीज मार्केट या फिर जो लंदन वाली मेटल एक्सचेंज है, या फिर जो आपकी शिकागो वाली मेटल एक्सचेंज है, तो उन मार्केट्स में जब आप इक्विटी वर्सेस आप कमोडिटी एक्सचेंज का रेशियो देखते हो ना, तो लगभग मल्टीपल्स में होता है। कंपनी भी ऐसे ही बोलता है, मतलब 3x 4x इस तरह का होता है। तो आज तो आपका एमसीएक्स बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इंडिया में, जो आपके 4 ट्रिलियन डॉलर्स की आपकी इक्विटी सेगमेंट है, तो वो भी गैप काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर इनका टेक, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी पॉजिटिव रहे, तो उसके कारण अगेन और वॉल्यूम्स बढ़ता रहे, तो उसके कारण आपको दिखेगा कि एमसीएक्स में ग्रोथ एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्ले है, मोनोपोली बेसिस है, तो वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ सारी चीज़ें मैंने आप प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो आप वहाँ से भी कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने देखा ही कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू के बीच में फ्लैटिश नंबर आया है, बट उसको देख के उतना कंसर्न नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं एक लार्जर चंक ऑफ जो ग्रोथ है वो आपका क्वार्टर वन में आ चुका है। तो इसलिए वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। और उसके अलावा भी अगर आप वॉल्यूम्स का नंबर देखते हो बुलियंस वगैरह में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता है क्वार्टर टू के अंदर। कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, जो डेप्रिसिएशन या फिर जो आपके एम्प्लॉय एक्सचेंज वगैरह हो गए, उसके कारण थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहा है, जिसके कारण क्वार्टर टू में ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज़्यादा नहीं मिला है इस कंपनी को। तो वो सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें तो बिजनेस जब ग्रो करता है तो बीच में उस तरह की चीज़ें आती है। तो ऑफकोर्स एमसीएक्स इज अ वेरी गुड बिजनेस। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।